नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 29 जून 2025 पार्श हेल्थ ने पंचकुला में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी प्रणाली दा विंसी XI का उद्घाटन किया, जो इस क्षेत्र में सर्जिकल क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। दा विंसी XI को विश्व स्तर पर न्यूनतम चीरे के साथ की जाने वाली सर्जरी के लिए सबसे उन्नत प्लेटफार्म माना जाता है। यह सर्जनों को अत्यंत सटीकता के साथ जटिल सर्जरी करने की सुविधा देता है, जिससे छोटे चीरे और कम रक्तस्राव, कम दर्द और मरीजों के लिए तेज़ी से स्वस्थ होने की संभावना बढ़ती है। अब पंचकुला और आसपास के मरीजों को रोबोटिक सर्जरी के लिए मेट्रो शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस तकनीकी प्रगति के साथ पारस हेल्थ पंचकुला उत्तर भारत में रोबोटिक सहायक सर्जरी को उपलब्ध कराने वाला अग्रणी संस्थान बन गया है। आओ देखते हैं इससे संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम पंचकुला का पहला रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पारस हेल्थ पंचकुला में लेके आए हैं। ये पारस हेल्थ पंचकुला के लिए, पंचकुला रीजन के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम से हम प्रिसीशन बेस्ड सर्जरी कर पाएंगे, मिनिमल इंसिशंस वाली सर्जरी कर पाएंगे, फास्टर रिकवरी पेशेंट्स को मिलेगी, मिनिमल ब्लड लॉस होगा, एंड इट विल हेल्प आवर क्लिनिशियंस ऑल्सो in delivering the better clinical outcomes, improved clinical outcomes to patients with faster recovery. With robotic surgical system, हम बहुत different specialities के अंदर सर्जरी कर सकते हैं। हम ऑन्को में कर सकते हैं, हम जनरल सर्जरी में कर सकते हैं, हम गायनेक सर्जरी में कर सकते हैं। तो ये सारी सर्जरीज अब रोबोट के थ्रू हमारे पास संभव हो पाएंगी। पारस हेल्थ पंचकुला के साथ साथ ये ट्राई सिटी एरिया के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास बाहर से आते हैं उनको भी ये सेवा मिलेगी, जिसके लिए उनको या तो पहले बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ता था या टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। ये कॉम्प्रोमाइज़ अब उनको नहीं करना। दिस इज व्हाट द रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। थैंक यू। उस इक्विपमेंट की एक कॉस्ट होती है क्या, लेकिन वो कॉस्ट को क्या हम और कितना हम पेशेंट्स को पास ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक डिसीजन है जो हम ले रहे हैं। बट वी कैन अश्योर यू कि इससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा उनके इलाज के खर्चे में फ़र्क नहीं है। दिस इज द एश्योरेंस दैट वी कैन प्रोवाइड। यस, हमारे लिए ये कॉस्ट है, बट क्या वो कॉस्ट हम पेशेंट्स को पास ऑन करेंगे? मे बी नॉट, मे बी द मिनिमल पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट विल बी पास ऑन। इसकी जो आउटकम्स हैं ये ऑलरेडी क्लिनिकली प्रूवन है, ग्लोबली बेंचमार्क है। तो इसके लिए हमारे लिए ये नया टूल है, नया साधन है एक सर्जरी को परफॉर्म करने का, लेकिन अदरवाइज ये अपने आप को प्रूव करके ही आए। एक सवाल और आता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो आपकी जो टीम यहाँ बैठी हुई है कि उसके लिए ट्रेंड है, हो चुकी है, या मतलब लॉन्चिंग के बाद आपको ट्रेनिंग करवाएंगे? सर, इनकी ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। ये एक पीरियड है जिसमें सारे सर्जन्स को ट्रेन किया जाएगा। कुछ ट्रेन सर्जन्स होंगे, कुछ हमारे जो एग्जिस्टिंग सर्जन्स हैं इनको भी हम ट्रेनिंग देंगे। क्या सर ये आयुष्मान योजना के तहत भी जो पेशेंट जो है ये सर्जरी करवा सकते हैं, क्योंकि जो उसका कॉस्ट होगा वो आम इंसान के लिए नहीं होगा? क्या आयुष्मान योजना इसमें लागू होगी? कोई भी स्कीम में सिर्फ आयुष्मान स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहा। किसी भी तरह की सरकारी स्कीम, जो भी स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन सारे स्कीम्स के पेशेंट इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा हमारे डॉक्टर्स में से भी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएंगे। डॉक्टर नमस्कार, आप सबका धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। मैं डॉक्टर राजन साहब, मैं कैंसर सर्जन हूँ पारस हॉस्पिटल पंचकुला में। तो आप लोग सुबह से सुन रहे हैं रोबोट विंची XI। तो बेसिकली एक रोबोटिक सिस्टम है। रोबोट पर से सर्जरी नहीं करता है, ये सर्जन की आर्म्स की एक्सटेंशन मान लीजिए। सर्जन ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वही ऑपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द रोबोट। इसमें बेसिकली 4 आर्म्स हैं, जिसमें एक कैमरा होता है और बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आपको सर्जरी करनी है। इसका फायदा क्या है? एक ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी, ओपन सर्जरी, उसके बाद दूरबीन वाली सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई थी। अब उससे और एडवांसमेंट है रोबोटिक सर्जरी। तो कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल है, कुछ डिफिकल्ट एरियाज हैं, जैसे कि हमारे
पेट के नीचे वाले हिस्से में पेल्विस जिसको बोल देते हैं, या बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जहाँ डायफ्राम और लीवर वगैरह से सब जुड़ते हैं, या थोरैक्स के अंदर, या मुंह में पीछे के हिस्से में, गले में। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर आपको सर्जरी करनी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मेरे डिपार्टमेंट में जैसे कैंसर सर्जरीज हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी नर्व्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये 10 गुना बड़ी पिक्चर हमको प्रोड्यूस करके देता है, वो भी एक 3D के रूप में। और एक बेटर कंट्रोल, हमारे हाथ का जो कंट्रोल है, जो मूवमेंट्स हैं, उससे भी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स जो है रोबोटिक आर्म्स करती हैं। तो हमें ये सब फायदे मिलते हैं इस रोबोटिक सर्जरी में। सो बेटर कंट्रोल, बेटर मैग्निफिकेशन, लेस कॉम्प्लिकेशंस, और इट हेल्प्स इन बेटर रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ये एक रोबोटिक सिस्टम की सर्जरी सर्जन ही कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द रोबोट। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ट्रेडिशनल सर्जरी में कोई ऑपरेशन हुआ, एक मरीज को रिकवर होने में 7 दिन लग जाते हैं या 8 दिन लग जाते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी में कितने वक्त में मतलब पेशेंट फ्री हो जाएगा? तो अगर हम जैसे एग्जांपल माने कि हमें किसी पेट में किसी कैंसर की सर्जरी करनी है, सपोज करें हम एक प्रोस्टेट कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है, एक ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी में इट यूजुअली टेक्स 5 to 7 days. We expect it to be 3 days. So we will gain a period of 2 to 3 days advantage. तो जो जैसे आप कॉस्ट की बात कर रहे थे कि रोबोटिक सर्जरी की एक कॉस्ट है, यस, लेकिन अगर उससे अगर हॉस्पिटल स्टे कम होता है पेशेंट का, तो वहाँ पे वो ऑफसेट हो जाती है, मतलब कॉस्ट को हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फायदा रहता है। और अभी अगर पारस की बात करो, पारस किन किन सेगमेंट में मतलब रोबोटिक सर्जरी करेगा? मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं, किन किन सेगमेंट में करेगा पारस? सर एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ। पहले तो सर्जन जो है वो किसी भी हॉस्पिटल सेटअप की एक रीढ़ की हड्डी मानता हूँ। वी आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर अमित बंसल हैं, जनरल एंड लैब सर्जरी, डॉक्टर बत्रा हैं, अगेन जनरल लैब सर्जरी, हमारा कैंसर सर्जरी का डिपार्टमेंट है, सेठी सर, डॉक्टर सुइन, रीनल सर्जरीज, रीनल ट्रांसप्लांट, न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज, डॉक्टर करण मिड्डा हैं जो जीआई सर्जरी के, तो इसके अलावा ईएनटी सर्जरीज हैं, कार्डिक सर्जरीज हैं। तो ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ सर्जरीज दे कैन बी डन विद द रोबोट। और किसी कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर बंसल? देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये टेक्नोलॉजी जो है मेडिकल साइंस में किस लिए आ रही है, ठीक है। मेन जो है हम डॉक्टर से एज पेशेंट या एज सोसाइटी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पेशेंट केयर चाहिए, यानी बीमारी का इलाज। टेक्नोलॉजी जब उसमें ऐड होती है तो उससे बीमारी का जो इलाज है और बेहतर होता है, और जब हमें इलाज बेहतर मिलता है या लाइलाज बीमारियों का इलाज मिलता है तो हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आप गाड़ियों में अगर हम कहें कि अगर एक कार आपको एयर बैग दे रही है, सेफ्टी दे रही है, ठीक है, तो हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। बात लग्जरी की नहीं हो रही, बात सेफ्टी की है। इसी तरह से रोबो में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो एक किडनी ट्रांसप्लांट हमने किया 2018 में, इससे पहले मैं जिस हॉस्पिटल में था। तो पिछले साल 2024 में उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की हुई किडनी के अंदर कैंसर बन गया। ट्रांसप्लांट की हुई किडनी जो है हम पेट के निचले हिस्से में आगे की तरफ लगाते हैं, यानी कि तीसरी किडनी। तो उस मरीज को उस किडनी के अंदर कैंसर बन गया, लोग जो कि लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर बड़ा था। अब जो किडनी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जब उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम जो है ओपन सर्जरी से या दूरबीन से करना लगभग नामुमकिन, क्योंकि या तो उसमें पूरी किडनी निकालनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट दोबारा डायलिसिस पे जा सकता है। लेकिन हमारी टीम ने आपस में सलाह की, जो हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं और मैक्रो ट्रांसप्लांट सर्जन, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट, तो हमने इस तरह से प्लानिंग की कि इसका हम रोबो से पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं, ग्राफ्ट, यानी कि उस कैंसर के टुकड़े को हम रोबो से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि एक ऐसी सर्जरी थी जिसमें ये भी चांस था कि गुर्दा खराब हो सकता है, मरीज दोबारा डायलिसिस पे जा सकता है, जो कि 8 साल से वो डायलिसिस फ्री है। तो सर्जरी को प्लान किया गया और उसमें एक ऐसी सर्जरीज में स्टेप आता है कि जिसमें हमें खून के संचार को रोकना पड़ता है कुछ देर के लिए, क्योंकि तभी हम उस कैंसर के हिस्से को निकाल सकते हैं और बाकी का जो वहाँ पे जख्म बनेगा उसको हमें सीना होता है। तो इस सर्जरी को रोबो के द्वारा किया गया, जो कि बड़ी खूबसूरती से हुआ, और मरीज आप मानेंगे दूसरे दिन छुट्टी होके घर चला गया, जो कि शुगर का मरीज था, और उसके अंदर ट्रांसप्लांट किडनी भी उसकी ठीक रही, उनके क्रेटनाइन यानी किडनी फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो इस उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रोबो टेक्निक से ही संभव हो सका कि
कि उनकी ट्रांसप्लांटेड किडनी का कैंसर निकल सका। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा था कि यस, रोबो के अंदर ऐसी कुछ एज है जो हम ओपन सर्जरी या इवन लेप्रोस्कोपी से हम उससे बेहतर हम रिजल्ट दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, कुछ लाइलाज बीमारियां जिसमें इलाज ही रोबो से संभव है। तो जैसे कि मैं डॉक्टर अमित बंसल हूँ, जैसे कि डॉक्टर सुनील ने आपको बताया कि रोबो का एक एज है ओपन सर्जरी का, तो आप ये समझें कि जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं। तो हमें कुछ भी चीज़ काटनी है तो हमें उसको सिलाई करनी पड़ती है। तो सिलने के लिए हमारी आर्म्स एक लिमिटेड मूवमेंट कर सकती हैं, जो कि जो लिमिटेशन रोबो में नहीं है। रोबो की आर्म को हम घुमा के जो सिलाई को बहुत इजी बना सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर सुनील ने भी एग्जांपल दिया कि एक डिफ़िकल्ट सर्जरी को उन्होंने बहुत सिंपल, रोबो ने बहुत सिंपल बना दिया। रोबो की सिर्फ हम हेल्प ले रहे हैं, कर तो सर्जन ही रहा है उसको। ऐसा नहीं है कि ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि रोबो अपने आप सर्जरी परफॉर्म करेगा, बट वो एक तरह से हमारे हाथ हैं, जो हमारी लिमिटेशन है। मेरे हाथ काम सकते हैं सर्जरी करते वक्त, रोबो के हाथ नहीं काम देंगे। तो इस तरह से हम सर्जरी को बेटर बना सकते हैं और पेशेंट को बेटर आउटकम। छोटे इंसिशन से, जैसे कि डॉक्टर राजन ने भी आपको बताया कि जो रिकवरी है बहुत फास्टर रहती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हम ये एडवांटेज देते हैं। रोबोटिक में हम ये एडवांटेज ज़्यादा बेटर दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इंसिशंस हैं और छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, हमारा जो इंसिशन है, पहले आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले एक छोटे प्रोसीजर के लिए भी हमें पूरा पेट खोलना पड़ता था। आस्ते जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, हमारा इंसिशन साइज छोटा होता जा रहा है, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक कह रहे हैं। और रोबो उसमें हमारा एक बहुत बड़ा सहायक है, किसी भी सर्जन का, जो हमारे डिफरेंट ब्रांचेस के सर्जन बैठे हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर एकमोडोर जीएस सेठी हूँ। मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट हूँ। मैं एयरफोर्स में था, मैंने 34 इयर्स एयरफोर्स में सर्विस की है। इसके पहले मैं आर्मी हॉस्पिटल आराम में था और वहाँ हमारे पास रोबोट 2013 में आया था। तो मेरा एक्सपीरियंस रोबो के साथ है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि रोबो का आविष्कार क्यों हुआ। ये हुआ फॉर यूरोलॉजी, बिकॉज यूरोलॉजी में हम काम करते हैं पेल्विस के अंदर, वहाँ जगह नहीं होती है, दिखाई नहीं देता है, हाथ नहीं घूमते हैं, टांके नहीं ले पाते हैं। ये सबको सर्कमवेंट करने के लिए ये रोबोट का आविष्कार हुआ। इसमें जो रोबोट है वो सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी जो करता है वो सर्जन है, वो कंसोल पे बैठता है और जो रोबोटिक आर्म को उससे जो उसकी मूवमेंट है रोबोटिक आर्म की, वो कंसोल पे बैठ के करते हैं। तो इसका फायदा क्या है? एक तो है 3D विजन, जो लैप्रोस्कोपी में हमें खाली 2D विजन मिलती है, इसमें हमें 3D विजन मिलती है। दूसरा मैग्निफिकेशन, 10 टाइम मैग्निफिकेशन होता है। उससे क्या होता है, जब मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है, ब्लड लॉस कम होता है, तो आपकी जो सर्जरी है उसमें जो नॉर्मल टिश्यू की जो इंजरी है वो बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी में क्या होता है, पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस की शिकायत हो जाती है, फिर जो इम्पोर्टेंस है उसकी शिकायत हो जाती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोबोटिक सर्जरी में बहुत कम है, बिकॉज एक तो ब्लड लॉस कम होता है, तो दिखता अच्छा है, मैग्निफिकेशन ज़्यादा है और 3D विजन है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो आप छोटे एरिया में जहाँ पेल्विस में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ब्लैडर कैंसर के लिए हो गया, इन सब के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट का पोस्ट ऑफ पीरियड में पेन कम होता है, उसकी रिकवरी फास्ट होती है। जिस सर्जरी के लिए पेशेंट को 10 दिन अस्पताल रहना पड़ता था, अब ये 1 या 2 दिन में ही घर चले जाता है। इससे जो हॉस्पिटल स्टे की कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें जो रोबोट का खर्चा है उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये रोबोट की। इसमें जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, खाली रोबोट से कुछ नहीं होता। रोबोट है लेकिन एक्सपीरियंस डॉक्टर भी, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन पिकअप काफ़ी फास्ट हो जाता है। अराउंड 8-10 केसेस में डॉक्टर का जो इसमें है, जो सर्जरी का टाइम है बहुत कम हो जाता है, तो जल्दी सर्जरी कर पाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पारस हॉस्पिटल में ये आ गया है और हम अपने जो पेशेंट्स को इसका लाभ दे सकते हैं। तो सर, ये हर पेशेंट के लिए रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल है या किसी के लिए नहीं? आई डिडंट गेट अ क्वेश्चन। मतलब कि हर एक पेशेंट इसके अंदर आता है या
ऐसा ही है कि यही है कि रोबोटिक सर्जरी नहीं, ऐसा नहीं है। जो रोबोटिक सर्जरी जैसे सिंपल केसेस हो गए, समझ लीजिए आप, जहाँ मैंने सिंपल नेफ्रेक्टोमी करनी है तो वहाँ मैं नॉर्मल उससे जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी उससे कर दूंगा। फिर अब पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करनी है, मतलब किडनी में ट्यूमर है, हमें कुछ पार्ट ही किडनी का निकालना है जहाँ ट्यूमर के साथ, बाकी किडनी हमें छोड़नी है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में आता है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में ये बहुत डिफिकल्ट है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। रोबोटिक सर्जरी से बहुत आसान हो जाता है और इससे हम जल्दी कर सकते हैं और डैमेज भी कम होता है, बिकॉज मैंने आपको कहा बेनिफिट से ज़्यादा है, दिखता अच्छा है, 3D विजन है और मैनिपुलेशन अच्छा कर सकते हो, सूचरिंग अच्छी कर सकते हो। जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी में आम ऐसी होती है, सीधी चलती है, रोबोट में मेरे हाथ से भी बेहतर चलेगी, उसकी 360 डिग्री मूवमेंट होती है, तो मेरे हाथ मूवमेंट नहीं कर पाता, मैं वो कंसोल में बैठ के वो मूवमेंट रोबोट में करा सकता हूँ। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। नॉर्मल जो सर्जरी हम कर सकते हैं उसमें नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ भी करना चाहिए, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जहाँ डिफिकल्ट केसेस हैं, वहाँ पर करना चाहिए। मतलब आपने कोई इसको ट्रेन होना है, ट्रेन होने के बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। इसमें इंट्रोडक्टरी ऑफर की एज सच हमारी कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं आज के डेट में, पेशेंट भी बहुत एजुकेटेड है, वो सारी रिसर्च करके आता है, तो उनको खुद से पहले से पता होता है कि यहाँ पे मुझे रोबोटिक करानी है वर्सेस नहीं करानी है। सो इट्स मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर कन्वीनियंस, उनका बेहतर इलाज, जल्दी घर जाना, मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि उनको भी मालूम है कि पेन कम होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए वो पहले से ही एजुकेटेड होते हैं, इसके लिए मुझे नहीं लगता हमें कोई एज सच इंट्रोडक्टरी ऑफर की ज़रूरत है। अवेयरनेस लाने के लिए कम्युनिटी में पारस हेल्थ क्या कर रहे हैं? सर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी रन करेंगे। हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत सारे कैंप्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करती है। उन कैंप्स के थ्रू भी ये बताएंगे कि हमारे पास अब रोबोट आ चुका है, रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे क्या होते हैं। वो बहुत सारे PHC सेंटर्स पे जाके भी हेल्थ कैंप्स करेंगे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स पे जाके भी कैंप्स किए जाएंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स के थ्रू भी ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी। हमारे अपने डॉक्टर्स भी हैं, उनके थ्रू भी ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे क्या होते हैं। जब टेक्नोलॉजी या बड़े ऑपरेशन जिसको करना काफी मुश्किल होता है, तो जैसे कि डॉक्टर सेठी ने बताया कि जैसे कि इसका आविष्कार प्राइमरीली यूरोलॉजी सर्जरीज के लिए किया गया और अब इसमें जनरल सर्जरी, कैंसर सर्जरीज, किडनी ट्रांसप्लांट ये भी ऐड हो गई हैं, तो इसमें जो हिस्टेरेक्टमी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि बच्चेदानी को निकालना या उसकी पूरी सर्जरी करना, तो ये भी इसमें जो है रोबो से बहुत बेहतरीन तरीके से की जा सकती है और पेशेंट्स जो हैं वो कम खतरे के साथ, कम रिस्क के साथ, कम दर्द के साथ जल्दी कर जा सकते हैं।